हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक ही होंगे। तो जैसा कि आपका जो टॉपिक चल रहा था वो कोशिका का टॉपिक चल रहा था, हमने आपको उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा दिया था। तो आज अब हम जिस टॉपिक की ओर बात करेंगे वो सेल का ही पार्ट है, लेकिन वो कौन सा होगा आपका, यूकैरियोटिक कोशिका होगा। कौन सा आपका होगा, यूकैरियोटिक कोशिका। आज हम किसकी बात करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका की चर्चा करेंगे। तो ये जो आपका यूकैरियोटिक कोशिका होता है इसको हम दो भागों में विभाजित कर देंगे। आपका पहला वाला जो हो जाएगा आपका पादप कोशिका कहलाएगा, पादप कोशिका आपका कहलाएगा। और जो आपका दूसरा वाला भाग होगा वो कौन सा कहलाएगा, वो जंतु कोशिका कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा ये आपका, जंतु कोशिका। देखिए हमने आप पहले ही आपको बताया जा चुका है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में केवल और केवल क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई कोशिका है, ये इस तरीके से। तो ये जो ऊपर वाला भाग होगा आपका क्या कहलाएगा, कोशिका भित्ति कहलाएगी। लेकिन जो इसके जस्ट अंदर का भाग इसे क्या कहा जाएगा, कोशिका झिल्ली। इसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानेंगे। उसके बाद ये जो अंदर का आपका जो पार्ट होता है इसे ही क्या कहा जाता है, रिक्तिका कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे रिक्तिका के नाम से जाना जाता है। और अब हम जंतु कोशिका की अगर बात करें तो ये आपकी जंतु कोशिका हो गई। तो इस जंतु कोशिका में जो होती है इसमें आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये जो बाहर की लेयर होगी इसे ही क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही रिक्तिका थी जो ज्यादातर पार्ट को क्या हुई थी, वो घेरे हुई थी। लेकिन जो आपकी जंतु कोशिका होगी उसमें जो रिक्तिकाएं होंगी वो क्या होंगी, वो छोटी छोटी होंगी। यही क्या कहलाएगी, ये आपकी ये रिक्तिका कहलाएगी। तो अब आप ये बताइए, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो कोशिका भित्ति होती है वह पारगम्य होती है कि अर्ध पारगम्य होती है। तो कोशिका भित्ति आपकी क्या हो जाएगी, वह पारगम्य होती है। और कोशिका झिल्ली क्या होती है, वह कोशिका झिल्ली आपकी अर्ध पारगम्य होती है। उसी कोशिका झिल्ली के माध्यम से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स पदार्थ होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, वह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं। अगर यह कोशिका झिल्ली भी क्या होती, पारगम्य होती, तो जितने सारे पोषक पदार्थ हैं वह सबके सब क्या हो जाते हैं, वह सब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में टोटल ऑल ओवर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पहली वाली कोशिका में वो ना बच पाते। तो इस तरीके से अगर आपसे ये देखा जाए तो हम पादप कोशिका की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, पादप कोशिका में सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति क्या होती है, उपस्थित होती है। इसमें हम लिख सकते हैं कोशिका भित्ति उपस्थित। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन इसमें क्या होती है आपका जंतु कोशिका में, इसमें अनुपस्थित होती है। क्या होती है, कोशिका भित्ति आपकी क्या होगी, वो अनुपस्थित होगी। और देखिए ये जो पादप कोशिका होती है इसमें एक होता है हरित लवक होता है। क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट होता है। एक होता है जिसे कहा जाता है हरित लवक। हम जानते हैं कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं जो उसमें हरा रंग प्रदान करता है वह किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। और मतलब जो लवक जो फल फूल पत्तियों का जो रंग प्रदान करता है वह किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। और वैसे तो अगर पत्तियों का हरा रंग पूछा जाए तो किसके कारण होता है, वह क्लोरोफिल के कारण होता है। तो एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो हरित लवक होता है, इसमें क्या होता है, वह उपस्थित होता है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, यह अनुपस्थित होता है। तो इस तरीके से हमने ये आपकी
कोशिकाओं के बारे में बता दिए। अब हम आपको बताएंगे जंतु कोशिका। तो हम इससे पहले कि आपको जंतु कोशिका बताएं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो ये आपकी ये जंतु कोशिका हो गई। देखिए आप इसको समझ लीजिए। देखिए हमने अभी आपको बताया कि जो बाहर का जो पार्ट होता है जंतु कोशिका में, उसे क्या कहा जाता है, झिल्ली कहा जाता है। अब देखिए ये कोशिका झिल्ली हो गई। अब इस कोशिका झिल्ली में जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। ये हमारा गुणसूत्र हो गया। तो उसी गुणसूत्र को एक झिल्ली घेरे हुए रहती है, उसके चारों तरफ क्या होती है, एक झिल्ली पाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। और इसे इस पूरे पार्ट को, जिसमें हमारा गुणसूत्र होता है, धागे की संरचना के आकार का जो गुणसूत्र होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, आपका केंद्रक कहा जाता है। तो ये यहाँ तक की ये बातें हो गई। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की जो खोज थी, हम केंद्रक के बारे में बता रहे हैं। केंद्रक की खोज के बारे में की जाए तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब ये केंद्रक जो होता है, देखिए केंद्रक वह सबसे क्या है, केंद्रक का मतलब ही होता है कि जो सबसे सेंटर का भाग, उसे क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। तो केंद्रक को हम किस नाम से और जान सकते हैं, तो केंद्रक को इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसको किस नाम से और जाना जाता है, इसे कोशिका का दिमाग। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसे कोशिका का दिमाग क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका में जितने भी फंक्शन होते हैं वह सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। यह क्या करता है, कोशिका के सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। यह कोशिका के सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है। और इसे एक नाम से और जाना जाता है, इसे आनुवांशिकता का केंद्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे आनुवांशिकता का केंद्र भी कहा जाता है। इसे आनुवांशिकता का केंद्र इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा डीएनए होता है वह कहाँ पर होता है, इसी केंद्रक में होता है। अगर हम बात ये करें कि इसमें किसका डीएनए होता है, माता का होता है कि पिता का होता है, तो इसमें माता पिता दोनों का डीएनए होता है। लेकिन माता का डीएनए आपका गाल्गी बॉडी में भी पाया जाता है। तो ये सारी यहाँ से ये बातें हो गई आपको केंद्रक के बारे में। और ये आपका कोशिका द्रव्य हो गया, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म का क्या होता है, काम क्या होता है, सेम कोशिका में भोज्य पदार्थों को क्या करना, पहुंचाना, उसका काम होता है साइटोप्लाज्म। या इसी साइटोप्लाज्म या इसी कोशिका द्रव्य में हमारे कोशिका के जितने भी उपांग होते हैं वहाँ क्या होते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। तो ये आपका ये क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें या जीव द्रव्य की बात करें, जीव द्रव्य की बात करें, या इसी को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, जीव द्रव्य किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो जो आपका कोशिका द्रव्य हो गया, कौन सा हो गया, ये आपका जो कोशिका द्रव्य हो गया। और आपका ये जो केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है, इसको न्यूक्लियोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है या केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ये दोनों चीजों को अगर मिलाकर पूछा जाए तो क्या कहलाएगा, आपका जीव द्रव्य कहलाएगा। तो इसी जीव के द्रव्य के अंदर हमारी कोशिका के सारे उपांग क्या होते हैं, वह सुरक्षित होते हैं। तो आप ये यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि जो जीव द्रव्य है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किसने की थी, वो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो वो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इस तरीके से आपका जीव द्रव्य हो गया। ये एक प्रकार का यह लिविंग फ्लूइड होता है, जीवित यह द्रव होता है। क्या होता है, यह जीवित
द्रव होता है, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके जो अन्य उपांग हैं हम उस उपांग की ओर चल के बात करते हैं। देखिए जो हमारा पहला उपांग होगा वह माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारा पहला उपांग होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है, ये मान लीजिए हमारी कोशिका हो गई और ये कोशिका में ये ऐसे ये इस आकार का क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात पूछा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, रिचर्ड अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है। इसको कोशिका का ऊर्जा घर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन जो होता है वह किसके अंतर्गत होता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। तो हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो वायवीय श्वसन होता है उससे कितने एटीपी ऊर्जा रिलीज होती है। तो आपकी इसके अंदर से कितने 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। वैसे अगर देखा जाए तो हमको 1 ग्राम ऑक्सीजन के दहन से कितने एटीपी की ऊर्जा मुक्त होती है, वह 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 36 एटीपी जो आपकी ऊर्जा मुक्त होगी वह कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया से आपकी होगी, जिसको वायवीय श्वसन के अंतर्गत कहा जाता है या वायवीय श्वसन से होता है। जो अवायवीय श्वसन से होता है उससे कितने 2 एटीपी ऊर्जा रिलीज होती है, जो कहां से होती है, वो साइटोप्लाज्म से होती है। तो ये आपका क्या होगा, आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट उपांग होगा, जो हमारा नेक्स्ट उपांग क्या कहलाएगा, वो गाल्जी बॉडी कहलाएगा। अब यहाँ से आपका पहला ही क्वेश्चन आपका ये बनता है कि गाल्जी बॉडी की खोज किसने की थी। तो गाल्जी बॉडी की जो खोज की थी वो कैमिलियो गाल्जी ने की थी। किसने, कैमिलियो गाल्जी, इसने इसकी खोज की थी। और इसको अगर दूसरे क्वेश्चन की ओर देखा जाए तो इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, वह यातायात को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो उसी तरीके से जो ये गाल्जी बॉडी होती है वह भी क्या करता है, कोशिका के मतलब जो कोशिका के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें क्या करता है, वह नियंत्रण करता है। कहने का मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह उसी को कंट्रोल करता है। अब कहने का मतलब हमारा ये होगा कि ये मान लीजिए कोशिका है, ये हमारा क्या होगा, ये गाल्जी बॉडी हो गया, सॉरी हाँ ये गाल्जी बॉडी हो गया। और मान लीजिए हमारे क्या होंगे, ये छोटे छोटे ये न्यूट्रिएंट्स हो गए और एक हमारी ये अन्य कोशिका हो गई। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारी जो कोशिका मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उन्हीं के माध्यम से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रस्थान करते हैं। तो ये कोशिका जो होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, यही जो गाल्जी बॉडी होती है इनके तरफ एक सुरक्षा कवच बनाने का काम करती है, या क्या करती है, सुरक्षा कवच बनाने का कार्य करती है, ताकि ये जो कोशिका ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ट्रांसफर हो तो ये क्या हो, ये फटे ना, ये गले ना। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है, जो हमारा अगला है उसे क्या कहा जाएगा, उसे लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज CD डुबे ने की थी। अगला हमारा क्या होगा, लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम। तो यहां से आपका पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा लाइसोसोम है इसकी खोज किसने की थी,
तो सी डी डुवे, या आप सीधे शब्दों में जाके चेक करके चलिए कि जो हमारा लाइसोसोम है इसकी खोज किसने की थी, दुबे जी ने की थी। तो ये आपका क्या हो गया, ये लाइसोसोम हो गया। अब लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है, आपका ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आपका लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली। इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मान लीजिए कोई सेल है, तो ये सेल आपकी दो तरीके से होती है। एक तो आपका फॉर्मेशन का समय हो गया, क्या हो गया, आपका फॉर्मेशन का समय हो गया। दूसरा क्या होगा, ओल्ड कोशिका हो गई। दूसरी क्या हो गई, ओल्ड कोशिका हो गई। तो ये जो ओल्ड कोशिका होती है क्या होती है, वो एक्सपायर हो जाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हमने जितने जितने भी इसमें मेन फैक्ट थे हमने आपको बता दिया। तो यहाँ से आपका कोशिका का टॉपिक क्या हुआ वो समाप्त होता है। तो हमारी जो क्लास है आपको जैसी भी लगी हो, आप कमेंट सेक्शन में आप जाकर हमें जरूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को क्या करें, वो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।